हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग चौधरी जयपुर टेक्नोविजन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आरसीसी सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। आरसीसी सब्जेक्ट के अंदर अपने 10 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। आज अपन 11वें लेक्चर की बात करेंगे। उसमें जो पिछले वाले लेक्चर थे अपने, उसके अंदर अपन ने लिमिट स्टेट मेथड से सिंगली और डबली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में पढ़ा था, जो एक शेप के अकॉर्डिंग रेक्टेंगुलर थी। आज अपन सिंगली या डबली के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन शेप के अकॉर्डिंग बीम का मतलब बीम का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। आज बीम का शेप कैसा रहेगा? टी शेप। शेप के अकॉर्डिंग बीम कैसी होती है? रेक्टेंगुलर होती है, टी शेप होती है, आई शेप होती है, या अलग अलग प्रकार की शेप होती है। उसमें से जो सेक्शन अच्छा होता है वो यूज में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन रेक्टेंगुलर और टी शेप यूज में लेते हैं। कई कई जगह एल शेप भी यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं टी बीम कैसी होती है। लिमिट, इसका डिजाइन है वो लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट रहता है या जो थ्योरी रहती है इसकी, वो लिमिट से पढ़ो चाहे वर्किंग से पढ़ो, बात एक ही रहता है। केवल जो डिजाइनिंग फॉर्मूलाज है वो चेंज हो जाते हैं। लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग अलग आते हैं, वर्किंग के अकॉर्डिंग अलग आते हैं, बाकी और कुछ नहीं। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो फॉर्मूलाज में से कम बनते हैं, और बाकी के जो थ्योरी रहती है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं किसकी? टी बीम की। तो टी बीम कैसा होता है कि जैसे ये टी बीम है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, तो इसको अपन फ्लैंज बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये फ्लैंज है। ठीक है, ये पोर्शन वेब कहलाता है। तो इसमें जो फ्लैंज रखा जाता है टी बीम का, वो फ्लैंज कंप्रेशन जोन में रखा जाता है, ना कि टेंशन जोन में। क्योंकि टेंशन जोन में फ्लैंज रखने का कोई मतलब नहीं है। अपन जो फ्लैंज रखा जाता है वो कहां रखते हैं? कंप्रेशन जोन में रखते हैं। कंप्रेशन जोन में इसलिए रखते हैं कि जैसे न्यूट्रल एक्सिस सपोज करो यहां से पास हो रही है। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस पास हो रही है, तो कंप्रेशन जोन में कंक्रीट कंप्रेसिव लोड ले सकती है। ठीक है, तो इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये कंक्रीट और ये कंक्रीट कंप्रेसिव लोड लेगी। तो इससे इसका क्या है, अगर ये सपोज करो रेक्टेंगुलर ही रहती तो ये इतना ही शेप रहता है इसका। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर रहती तो कंक्रीट की कंप्रेशन में इतनी कंक्रीट लोड लेती। अब मैंने क्या किया, इसका फ्लैंज बढ़ाकर इसका कंक्रीट का कंप्रेशन जोन में कंक्रीट का एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ने से कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो कंप्रेशन जोन में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी। लेकिन जो न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे जो टेंशन जोन है, उसमें जो कंक्रीट है, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को तो अपन नगण्य मानते हैं। इस टेंशन जोन में लोड कौन ले रहा है? केवल स्टील। अगर मैं यहाँ फ्लैंज भी बना दूं या इस फ्लैंज को यहाँ नीचे बना दूं, तब भी कोई मतलब नहीं है। जैसे इस तरह से अगर बीम सपोज करो इस तरह से बीम हो जाए, ये फ्लैंज मैंने टेंशन जोन में बना दिया और ये न्यूट्रल एक्सिस ये एएसटी लगा हुआ है, तो कंप्रेशन जोन में कंक्रीट कैसी है? एक तरह से रेक्टेंगुलर है, इस तरह से रेक्टेंगुलर है। और टेंशन जोन में कंक्रीट, इस कंक्रीट की कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, नगण्य, ये वेस्टेज एक तरह से। यहां पर तो लोड कौन ले रहा है? स्टील। तो अगर इसको मैं नहीं भी लगाता हूं, इसको नहीं लगाकर सिर्फ ऐसे ही रख देता हूं, तब भी बात एक ही है। वो ऐसे रखूंगा तब भी बात वो कि वो ये बीम किस तरह से बिहेव करेगी? एज ए रेक्टेंगुलर, आयताकार की तरह बिहेव करेगी अगर फ्लैंज टेंशन जोन में रखता हूं तो। ठीक है, तो इसमें यहाँ कंक्रीट को ज्यादा लगाकर अपन उसका वेट बढ़ा रहे हैं और उसको अनइकोनॉमिकल बना रहे हैं। बाकी टेंशन जोन में फ्लैंज लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। कंप्रेशन जोन में जैसे ये बीम है, अगर मैं कंप्रेशन जोन में इस तरह से इसके अगर टेंशन यहाँ लगा दूं, तो अब कंक्रीट लोड कौन सी ले रही है? ये कंक्रीट भी लोड ले रही है। तो कंक्रीट का कंप्रेशन में कंक्रीट का एरिया बढ़ने के कारण कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई। उससे ये रेक्टेंगुलर से एक तरह से बेटर बीम बन रही है। तो यह है, तो इस तरह से इसको अपन कहते हैं फ्लैंज। ये वाला अपना जो पोर्शन होता है इसको अपन क्या कहते हैं? फ्लैंज। और इसको क्या कहते हैं? वेब। बीम की वेब या रिब भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है ये यहाँ इस फ्लैंज में भी हो सकती है, ये वेब में भी हो सकती है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो अपन बात करते हैं कि टी बीम होती क्या है। कि टी बीम का यूज क्या किया जाता है? टी बीम का यूज किया जाता है फ्लोर बीम के लिए, रूफ बीम के लिए, उसके लिए करते हैं। तो इसमें जो फ्लैंज है, ये फ्लैंज ये एक तरह से स्लैब की थिकनेस के बराबर इसकी थिकनेस रहती है। किसकी? इस फ्लैंज की, स्लैब की थिकनेस के बराबर इसकी थिकनेस रखी जाती है। तो
अगर कोई स्लैब है उसके अंदर जैसे ये स्लैब बिछनी है और स्लैब को इसका लोड रजिस्ट करना है, तो यहाँ बीच में क्या लग जाएगी, बीम लग जाएगी, नीचे वेब आ जाएगा, यहाँ फ्लेंज लग जाएगा। तो ये इतना सा पोर्शन है ना, ये कंप्रेशन जोन बनाएगा बीम का, तो इसको फ्लेंज कह देंगे और नीचे इसके बीम लग जाएगी। तो इसकी जो थिकनेस है वो स्लैब की थिकनेस के बराबर रखेंगे, तो स्लैब की थिकनेस और बीम की फ्लेंज की थिकनेस इक्वल हो जाएगी, और वो अपने को ऐसा लगेगा कि पूरी एक क्या है, एक स्लैब है। ठीक है, तो ये स्लैब और बीम का एक स्लैब के एक पोर्शन का और बीम के एक पोर्शन का मैनोलिथिकली एक प्रोसेस होता है या बिल्टअप होता है, सेक्शन बनता है, जिसमें ये जो फ्लेंज है, ये फ्लेंज किसे कहते हैं, इस स्लैब का वह पोर्शन जो बीम के ऊपर जुड़ा हुआ होता है, यानी जैसे ये बीम है तो इस बीम के ऊपर स्लैब का वह पोर्शन जो बीम के ऊपर जुड़ा हुआ होता है और जो बीम के ऊपर आने वाले लोड को रजिस्ट करता है, जो स्लैब का या ऊपर से जो भी लोड आ रहा है उस लोड को रजिस्ट करने का काम करता है, उसको अपन क्या कहते हैं, फ्लेंज कहते हैं। और वेब किसे कहते हैं कि स्लैब या बीम के जो फ्लेंज होता है उस फ्लेंज के जो नीचे की साइड में बीम का जो पोर्शन रहता है, जो फ्लेंज के साथ में जुड़ा होता है लेकिन फ्लेंज से नीचे रहता है, उसको क्या कहते हैं, वेब कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे इनकी डायमेंशन की बात करें तो ये यहां से यहां तक ये कंप्रेशन जोन बनाता है, तो इसको अपन कहते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। बीएफ का मतलब है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। और ये जो यहां से लेके इसकी जो डेप्थ होती है इसको डीएफ कहते हैं, डेप्थ ऑफ फ्लेंज या थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं बीएफ मतलब इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज की इफेक्टिव विड्थ। डीएफ का मतलब क्या हो गया, डेप्थ ऑफ फ्लेंज या थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, बीडब्ल्यू को अपन क्या कह सकते हैं, ये विड्थ ऑफ वेब या रिब या बीम। ठीक है, ये बीम की विड्थ या रिब की विड्थ या जो भी है ये कहलाएगा। ठीक है, और अगर यहां से लेके और यहां तक इसकी बात करूं तो इसको अपन क्या कहते हैं, डीडब्ल्यू, डेप्थ ऑफ वेब, डेप्थ ऑफ वेब। ठीक है, और इस टेंशन जोन की ये जो यहां से कंप्रेशन से लेके यहां तक की जो डेप्थ होती है इसको डी कहते हैं। डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ, डी बराबर क्या हो गया, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, बीम की इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, और ये न्यूट्रल एक्सिस होगी। इस तरह से ये टी बीम का एक इंट्रोडक्शन हो गया। टी बीम एक रेक्टेंगुलर बीम की तुलना में ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, टी बीम का जो फ्लेंज पोर्शन होता है वो केवल कंप्रेशन जोन में रखा जाता है। अगर इस फ्लेंज को टेंशन जोन में लगा दिया जाए तो ये बीम एज ए रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अगर ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, मैं आगे बताऊंगा आपको, नॉर्मली भी ये बोल रहा हूं, अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये अगर फ्लेंज में रहे तो ये बीम एज ए रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करेगी। अगर कंप्रेशन, मान लो बीम ऐसी है, इसका फ्लेंज कंप्रेशन में ही है और ये न्यूट्रल एक्सिस किसमें है, फ्लेंज में है, तो बीम कैसे बिहेव करेगी, एज ए रेक्टेंगुलर बिहेव करेगी। ठीक है, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि भाई टी बीम के पार्ट्स की बात करें, विड्थ ऑफ वेब, बीडब्ल्यू का मान कितना रखा है, तो बीडब्ल्यू का जो मान होता है वो 1/3 से 2/3 किसका, डीडब्ल्यू का, डेप्थ ऑफ वेब। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, बीडब्ल्यू अपॉन डीडब्ल्यू का जो रेशियो है वो कितना रखा जाता है, 1/3 से 2/3। ठीक है, ये अपन ये कह सकते हैं, ये क्या हो गया, विड्थ ऑफ वेब या विड्थ ऑफ रिब या विड्थ ऑफ बीम। ठीक है, अब बात करते हैं डेप्थ ऑफ फ्लेंज। फ्लेंज की डेप्थ को अपन क्या कहते हैं, डीएफ।
तो जो डीएफ होता है इसका मान किसके बराबर रखा जाता है? थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब, स्लैब की थिकनेस के बराबर। तो डीएफ को थिकनेस ऑफ स्लैब भी कह सकते हैं। दूसरी बात, इफेक्टिव स्पान कैसे रखा जाता है? जैसे अपन सिंगली या डबली रेनफोर्स्ड बीम में इफेक्टिव स्पान पढ़ा था, सिंपली सपोर्टेड के लिए, कैंटिलीवर के लिए, जो भी है। तो इसमें कैंटिलीवर बीम एक तरह से टी शेप की बहुत कम कंडीशन में बनाई जाती है, बाकी सिंपली सपोर्टेड या कंटिन्यूस बीम ही कैसी रहेगी? टी शेप की रहेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तीसरा अपना पॉइंट है टोटल डेप्थ ऑफ बीम। टोटल डेप्थ क्या होती है? इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। बीम का जो इफेक्टिव डेप्थ होता है उसको इफेक्टिव कवर को जोड़ने पर क्या आता है? टोटल डेप्थ आता है। तो टोटल डेप्थ का मान कितना रखा जाता है? ये जो टोटल डेप्थ है इसका मान स्पान पर डिपेंड करता है। बीम का स्पान, बीम का जो स्पान है वो कितना है, तो उसका मान 1/12 से 1/15 इसका स्पान का। ये लगभग अपन डेप्थ मानते हैं कि बीम की जो टोटल डेप्थ है वो कितनी रहनी चाहिए, उसके स्पान का 1/12 से 1/15। देखो जो डेप्थ होती है वो लोड पर भी डिपेंड करता है। ये जैसे मैंने कंडीशन बताई है, कोई बीम है जिसमें मीडियम लोड आ रहा है तो उस कंडीशन में होता है। अगर लाइट लोड आ रहा है तो इससे अपन कम कर सकते हैं, अगर हेवी लोड आ रहा है तो इससे ज्यादा डेप्थ बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो रेशियो अगर बढ़ जाएगा तो मतलब जैसे रेशियो अगर 1/15 से 1/20 रखूंगा तो मेरे को एग्जैक्ट किसके लिए हो जाएगा? लाइट लोड के लिए हो जाएगा। और 1/10 से 1/15 रखूंगा तो किसके लिए हो जाएगा? हेवी लोड के लिए हो जाएगा। तो ये 1/12 से 1/15 किसके लिए रखा जाता है? मीडियम लोड के लिए रखा जाता है। अगर आपको लोड की कंडीशन नहीं दे और ऐसे पूछे तो आपको यही वैल्यू बतानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इफेक्टिव स्पान, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, बीएफ का। तो बीएफ की बात करें कि भाई इसका मान कितना है। जैसे सपोज करो ये कोई एक आगे बढ़ी हुई स्लैब है, इसके नीचे ये एक वेब बन रही है। अब अगर इसमें बात की जाए कि इसका कंप्रेशन, जैसे ये न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है तो ये कंप्रेशन जोन है, तो कंप्रेशन जोन कहां तक बन रहा है? इस बीम का जो कंप्रेशन जोन है वो कहां तक बन रहा है? तो इफेक्टिव कंप्रेशन जोन, ये नहीं जैसे सपोज करो इस जोन में क्या बन रहा है? कंप्रेशन बन रहा है, इसमें कंप्रेशन बन रहा है। तो यहां से लेके यहां तक का जो ये मान है, विड्थ है, इसको इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कहते हैं। ये इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज है, इतना ही पोर्शन क्या बना रहा है बीम के लिए? कंप्रेशन जोन बना रहा है। तो ये कंप्रेशन जोन की विड्थ होगी, तो इसको इफेक्टिव विड्थ कहते हैं। इस इफेक्टिव विड्थ यानी इस बीएफ का जो मान होता है वो किस पे डिपेंड करता है? इसका मान स्पान पर डिपेंड करता है, बीम के स्पान पर डिपेंड करता है, विड्थ ऑफ वेब पर डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज पर डिपेंड करता है यानी डीएफ के, लोड पर डिपेंड करता है और सपोर्ट कंडीशन पर डिपेंड करता है। सपोर्ट कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये बीएफ का मान इन फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसी के बेसिस पर ये बीएफ निकलता है। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशन होती है। तो इन फैक्टर पर बीएफ का मान डिपेंड करता है। अब बीएफ के बारे में बात करते हैं। अभी बताया बीएफ इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो टी बीम होती है वो दो प्रकार की मानी जाती है। एक टी बीम सिस्टम, टी बीम सिस्टम में क्या होता है कि एक स्लैब के लिए एक से अधिक टी बीम आती है और एक होती है आइसोलेटेड टी बीम। आइसोलेटेड टी बीम का मतलब सिंगल बीम के लिए,
तो हम बात करते हैं टी बीम सिस्टम में। टी बीम सिस्टम के लिए बात करते हैं। जैसे ये इस तरह से बना, ठीक है। तो ये जैसे ये क्या है, ये एल बीम है, ये क्या है टी बीम है, ये क्या है टी बीम है। तो जो ये एल बीम इसलिए है क्योंकि ये बीम स्लैब के ये एंड पर प्रोवाइड की गई है, यहां नीचे इसके सपोर्ट आ जाएगा। तो ये एल बीम एंड पर प्रोवाइड की जाती है, जबकि इंटरमीडिएट पोर्शन पर टी बीम प्रोवाइड की जाती है, जैसे यहाँ और भी। और वापस जब एंड आएगा तो उस पर एल बीम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे इस बीम की बात करते हैं, इसकी ये क्या है बीडब्ल्यू, और ये कितना है, ये भी बीडब्ल्यू, विड्थ ऑफ वेब, ये भी क्या है बीडब्ल्यू, और ये डिस्टेंस क्या है, ये क्लियर स्पेसिंग है, क्लियर स्पेसिंग है टी बीम की। जैसे इस बीम और इस बीम के बीच का जो अंतर है क्लियर, वो अंदर से अंदर का वो क्लियर स्पेसिंग है, ये क्लियर स्पेसिंग है। तो अब इस मिडल वाली जो ये है टी बीम, इसके लिए मेरे को इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंथ निकालना है, यानी बीएफ का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एक तो अपने को कोड में मान दिया हुआ होता है क्या, बीएफ का मान निकालने के लिए एक मान क्या होता है, L0/6 प्लस BW प्लस 6DF। किसके लिए, टी बीम के लिए है, टी बीम सिस्टम, ठीक है, एल बीम के लिए नहीं है। तो L0/6 प्लस BW प्लस 6DF, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लेता है। दूसरा क्या है कि इस क्लियर स्पान का या क्लियर स्पेसिंग का हाफ, ये क्लियर स्पेसिंग का हाफ प्लस BW प्लस क्लियर स्पेसिंग का हाफ के बराबर, ये सम के बराबर। अब इन दोनों में से जो वैल्यू सबसे कम होगी वही किसका मान हो जाएगा, वो बीएफ का मान हो जाएगा। तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहां से जो ये बीएफ का मान निकालेंगे वो इस वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहां से जो बीएफ का मान आएगा वो इस वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जैसे ये नीचे वाली वैल्यू अगर मैं बोलूं तो ये यहाँ हाफ यहाँ हो गया, इस पर हाफ यहाँ हो गया, तो ये कितना हो गया LC/2 प्लस BW प्लस LC/2। तो यहां से लेके यहां तक बीएफ का मान इसके बाहर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ही होना चाहिए। यानी ये जो वैल्यू यहां से जो मान आएगा वो इसके अंदर ही आना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये टी बीम सिस्टम के लिए इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंथ का मान होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसके लिए, आइसोलेटेड टी बीम के लिए। तो आइसोलेटेड टी बीम में एक तरह से सिंगल बीम होती है, जैसे मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूं, इसको मैं ऐसे बोल दूं, आइसोलेटेड टी बीम के लिए क्या है, ये BW का मान है और ये इस तरह से आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां से लेके ये अपन सेकंड वाली की बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड टी बीम। ये बीम की विड्थ मान लो आप, ये विड्थ ऑफ लेंथ है। तो दूसरा निकाल रहे हैं फॉर आइसोलेटेड टी बीम, सेकंड वाली। तो बी क्या है, विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो मुझे अब इसके लिए क्या निकालना है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज निकालना है। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कोड के अकॉर्डिंग क्या है,
चाहे वर्किंग स्ट्रेस मेथड हो चाहे लिमिट स्टेट मेथड हो, यही मान रहे हैं एल नॉट अपॉन बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। ये बीएफ का मान आ गया। तो ये जो बीएफ का मान है ये ज्यादा नहीं होना चाहिए किससे, इस बी से। यहां जो बी रख रहे हैं, बी कौन सी है, ये वाली बी रख रहे हैं यहाँ पे, इस बी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वही सेम कंडीशन अंदर रहना चाहिए, इसके अंदर रहना चाहिए। तो ये आइसोलेटेड टी बीम के लिए है, ये टी बीम के लिए। जैसे पिछली बार WRT 2016 के अंदर जेईई में इसमें से क्वेश्चन बना था कि क्या है, तो इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। अब इसमें देखो अपने को सबको पता है एलसी क्या था, क्लियर स्पेसिंग थी, बीडब्ल्यू विड्थ ऑफ वेव है, डीएफ डेप्थ ऑफ लेंथ है। अब इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, वो क्या है, एल नॉट। तो एल नॉट क्या है उसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताता हूं। यहां तक समझ में आ गया। हम बात करते हैं किसकी, एल नॉट की। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा कि एल नॉट क्या होता है, वैल्यू ऑफ एल नॉट। देखो जैसे मैं बात करता हूं फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, तो सिंपली सपोर्टेड बीम कैसे होती है, ये एक यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, ऊपर यूबीएल लोड लग रहा है। ये मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, ये हिंज, ये रोलर, यानी यहां एक सपोर्ट हो गया, यहां एक सपोर्ट हो गया। इसका स्पान कितना है, एल, ये स्पान ऑफ बीम। अब इसका बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, या बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा, या बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पे 0 आएगा। डायग्राम कैसा बनेगा, पैराबोलिक, ये बने। तो जो एल नॉट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू जीरो मोमेंट्स पॉइंट्स। तो यहां 0 है, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोलेंगे, एल नॉट। तो एल नॉट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू जीरो मूवमेंट पॉइंट्स, तो जीरो मूवमेंट पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 0, दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। अब इसका मान कितना होगा, सिंपली सपोर्टेड के लिए एल नॉट का मान होता है वो एल के बराबर ही होता है। जितना बीम का स्पान रहता है, अगर बीम का स्पान 6 मीटर है तो एल नॉट का मान भी 6 मीटर ही रहेगा। तो बीम का जितना स्पान है उतना ही आपका किसका मान हो जाएगा, एल नॉट का मान हो जाएगा। फॉर कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम या फिक्स्ड बीम की बात करें तो जैसे ये सब बीम है, यहां से लेके यहां तक बीम का क्या है, स्पान है। अब इसका बेंडिंग मोमेंट कैसे बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, इस पर सपोर्ट पर क्या आएगा, सपोर्ट पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा। 0 कहां आ रहा है, यहां, और यहां कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एल नॉट। क्या कर देंगे, एल नॉट। तो ये जो पॉइंट है ये कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट कहलाते हैं दोनों ही। कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो इस एल नॉट जो है इसको अपन क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू जीरो मोमेंट्स पॉइंट्स, या डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट्स। ध्यान रखना, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती है। तो इस एल नॉट का जो मान होता है 0.7 इंटू
एल के बराबर होता है। यानी बीम का जितना स्पान रहता है, बीम का कंटिन्यूस बीम का जितना स्पान रहेगा उसका 70% ही आपका क्या रहेगा, एल नॉट की वैल्यू रहेगी, जबकि इसमें जितना स्पान रहता है उसके पूरे बराबर किसका मान रहेगा, एल नॉट का। तो अगर यहां पर जैसे 6 मीटर स्पान है तो 6 मीटर का आप क्या कर लोगे, 70% निकाल दो। तो 70% निकाल दोगे तो जो स्पान आएगा, वो जो मान आएगा वो एल नॉट का मान हो जाएगा। ठीक है, एनालिसिस ऑफ टी बीम का एनालिसिस पढ़ने के लिए पहले सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है कि उसकी न्यूट्रल एक्सिस को चेक करना पड़ता है कि न्यूट्रल एक्सिस कैसे रहेगी। तो फर्स्ट कंडीशन, when neutral axis falls in flange, जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में हो। और दूसरी कंडीशन, when neutral axis fall in where, जैसे देखो मैं बताता हूं आपको दोनों। ये कोई टी बीम है, ये एएसटी है, ठीक है। ये यहां से लेके यहां तक की क्या होती है, इफेक्टिव डेप्थ होती है, उसको छोड़ो आप। ये क्या है, ये डीएफ। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में देखो, न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में हो, तो न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में हो तो न्यूट्रल एक्सिस को कहां से कंसीडर किया जाता है, कंप्रेशन जोन के टॉप से। तो कंप्रेशन जोन ये कंप्रेशन, ये टेंशन जोन का बॉटम, ये कंप्रेशन जोन। तो कंप्रेशन जोन के यहां से कंसीडर करेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस अगर इस पॉइंट के इधर आ गई, नीचे आ गई तो वेब में आ जाएगी। तो फ्लैंज में रहने के लिए न्यूट्रल एक्सिस कहां रहेगी, इसी के अंदर रहेगी, फ्लैंज में। तो यहां से लेके यहां तक की डेप्थ को अपन क्या बोलते हैं, एक्सयू, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। तो न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में कब होगी, जब एक्सयू का मान डीएफ से क्या रहेगा, कम या बराबर, तब तक न्यूट्रल एक्सिस किस में रहेगी, फ्लैंज में। और उससे ज्यादा होते न्यूट्रल एक्सिस किस में आ जाएगी, वेब में। जैसे इधर बना था, क्या है, ये मान कितना है, ये कितना है, डीएफ। अब सपोज करो न्यूट्रल एक्सिस यहां से पास हो रही है, ये एक्सयू का मान कितना हो गया, एक्सयू का मान ज्यादा हो गया डीएफ से। तो न्यूट्रल एक्सिस किस में रहेगी, न्यूट्रल एक्सिस किस में रहेगी, वेब में आ गई। ठीक है, तो दो अलग अलग स्थितियां हो जाती है। तो अपन बात करते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस जब फ्लैंज में होती है, तो फ्लैंज में होती है तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये कंप्रेशन जोन बन रहा है। यहां से लेके यहां तक का मान क्या है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये पोर्शन है। तो ये नीचे वाला हो गया। तो यहां की जो कंक्रीट, अगर सपोज करो ये बीम इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, ये पूरी कंप्लीट इस तरह से रेक्टेंगुलर की तरह, तो ये रेक्टेंगुलर ही होती है बीम। अब अगर न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे है, ये तो कंक्रीट लोड ले रही है, तो यहाँ की कंक्रीट को कम से कम कर दिया जाए ताकि वेट कम बढ़ेगा और वेट कम हो जाएगा और बीम इकोनॉमिकल बनेगी, तब भी लोड को उतना ही लेगी। तो उस कंडीशन में जब न्यूट्रल एक्सिस किस में रहे, फ्लैंज में रहे, तो बीम एक तरह से रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करेगी। उस कंडीशन में जो रेक्टेंगुलर बीम की जो विड्थ बी रहती है वो बीएफ में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ नहीं रहता, सेम वैसे की वैसी रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करती है। ठीक है, लेकिन जब न्यूट्रल एक्सिस वेब में आती है तो ये वाली जो कंक्रीट है, ये एरिया यहां क्या है, ज्यादा, ये तो गया बीएफ के बराबर, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये भी कंक्रीट आ रही है, तो इसका मान कितना है, बीडब्ल्यू के बराबर। तो ये कंक्रीट का यहाँ एरिया कम है, यहाँ एरिया ज्यादा है, और नीचे अलग है। तो अब इस कंडीशन में बीम रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव नहीं करती। जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में रहती है तब बीम एज ए रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करती है। रेक्टेंगुलर बीम की जो विड्थ बी रहती है वो बीएफ में कन्वर्ट हो जाती है, यानी
जो बी की जगह बी एफ की वैल्यू आ जाती है, बाकी वो का वही रहता है। समझ में आया? ये न्यूट्रल एक्सिस किसमें है? वेब में। तो इसका डिजाइन उसी तरह से होगा जैसे रेक्टेंगुलर बीम का डिजाइन होता है, ठीक है। और इसमें इसका डिजाइन कैसे होगा? इस पोर्शन का अलग निकलेगा, इस पोर्शन का अलग निकलेगा। तो अपन इस पोर्शन का इतना पोर्शन अलग ले लेंगे, इस पोर्शन को अलग ले लेंगे और फिर दोनों का अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसके डिजाइनिंग में वैसा ही डिजाइनिंग है और इसमें से ज्यादा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते नहीं है। तो अपन इसको यहां तक ही आप इसको ध्यान रखो कि क्या कंडीशन बनती है क्या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अपन लिमिट स्टेट मेथड के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बारे में अपन ने टी बीम पढ़ा, रेक्टेंगुलर बीम की सिंगली पढ़ा, डबली पढ़ा और ये आज अपन ने टी बीम के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इस तरह से अपने अलग अलग जो अपन पढ़ रहे हैं उसके बारे में है। इसके डिजाइनिंग में से ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, उसमें से कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता है और ऐसा है, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो भी शियर है या जो भी पोर्शन है या स्लेब है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।